अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि सिंड्रोम में और डिजीज में डिफरेंस क्या है। जो पीसीओएस है, पिकोज है, वो एक सिंड्रोम है, वो डिजीज नहीं है। जो डिजीज होती है ना, उसके पीछे एक आइडेंटिफाइएबल कोज होता है, तो उसका एक एग्जैक्ट कोज पता होता है। लेकिन जो सिंड्रोम है उसमें मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि उसका वो किस वजह से जो है वो ये सिंड्रोम हो रहा है या उसका एग्जैक्ट जो है उसका कोज क्या है। तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया डिजीज में और सिंड्रोम में। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो एक सिंड्रोम है, वो डिजीज नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता क्या है कि हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करते हैं और हर हार्मोन का जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स तक जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है और कब करना है। ठीक है, डिलीवर करते हैं उनको मैसेजेस दैट टेल द ऑर्गन व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। तो हर हार्मोन का जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हार्मोनल इम्बैलेंस कब होगा? जब किसी भी हार्मोन में या मल्टीपल हार्मोन जो होते हैं वो एक साथ जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे, या कोई स्पेसिफिक हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वो या तो हार्मोन जो होगा वो टू मच हो जाएगा या टू लिटिल हो जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो उसे हम कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेस में हो जाए या डेफिशिएंट हो जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इम्बैलेंस में एक्सेस भी आ सकती है हार्मोन्स की और डेफिशिएंसी भी आ सकती है। नेक्स्ट है कि फंक्शंस क्या होते हैं हार्मोन्स के। अब डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी एपिटाइट को, हमारा हार्ट रेट जो है, स्लीप साइकिल है, जितने भी हमारे सेक्सुअल फंक्शंस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मूड है, स्ट्रेस लेवल है, इवन के हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये सब जो है वो हार्मोन्स होते हैं कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज हमने एक हार्मोनल इम्बैलेंस पढ़ना है जो कि फीमेल्स में होता है, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब हम देख लेते हैं कि पीसीओएस है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर कॉमन अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती हैं, फॉर एग्जांपल 13 इयर्स से लेकर 45 या 50 इयर्स की जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज की, उन्हें जो होता है पीसीओएस जो है वो इफेक्ट करती हैं। वुमेन विद पीसीओएस में हैव इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और एक्सेस मेल हार्मोन। एंड्रोजन जो है वो एक मेल हार्मोन है जो फीमेल बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में होता है। अगर फीमेल में एंड्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, उनके जो साइकिल है, पीरियड साइकिल है, वो या तो इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे या जो होंगे वो मिस पीरियड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। Polycystic ovary syndrome is a condition in which the ovaries produce an abnormal amount of androgen. Androgen क्या है कि मेल हार्मोन है। हमारी ओवरीज जो है वो इसकी एक्सेस अमाउंट, एबनॉर्मल अमाउंट होती है वो प्रोड्यूस करने लग जाती है। The name polycystic ovary syndrome describes the numerous small cysts that form in the ovaries. अच्छा, अब इसके नाम में पॉलीसिस्टिक में पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्टिक का एक्सक्यूज मी मतलब मैम। होता है फ्लूइड लाइक जो होती है वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाती है। तो इसलिए इस ओवरीज में, इसलिए इस कंडीशन को मैम जो है पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जिन्हें पीसीओएस हो उनमें सिस्ट भी प्रेजेंट हो। However, some women with this disorder do not have cyst, while some women without the disorder do develop cyst. ठीक है, कुछ होती हैं जिनको ये डिसऑर्डर हो लेकिन उनमें सिस्ट नहीं होती, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें डिसऑर्डर होता है लेकिन उनमें जिन्हें डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन उनमें सिस्ट होती है। Ovulation occurs when a mature egg is released from an ovary. जब ovary से एक mature egg release होता है तो then हम उस प्रोसीजर को कहते हैं कि ovulation है। This happens so it can be fertilized by a male sperm. और जब ये मेल स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो देन उसकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग योर पीरियड। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो क्या होता है कि वो हमारे जो होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई मींस के मेल स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो देन क्या होगा कि वो जो एग है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा ड्यूरिंग पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज पीसीओएस, के पीसीओएस होता किस वजह से है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पीसीओएस जो है वो क्लियर नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन है जिनकी वजह से पीसीओएस हो सकती है।
जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि मेल हार्मोन एंड्रोजन का हमारी बॉडी में लेवल इंक्रीज कर जाना। जेनेटिकली हो सकता है, बहुत सारी फैमिलीज में ये जो है वो ऐसी है कि मदर को जो है वो पीकोस था, तो उससे आगे जो है उनके बच्चों में भी ट्रेवल कर सकता है। हाँ जी मैम आपको आगे आवाज आ रही थी आगे जिसने बुलाया था? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को मैम मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैम आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी, तो आप मैंने मैसेज आपको कर दिए, बोला आपकी कि आपकी आवाज नहीं आवाज क्लियर नहीं आ आ रही। रही। मैम आपके ना हेडफोन्स वगैरह आप रिमूव करें ताकि आवाज क्लियर है। नेक्स्ट है कॉजेस में मैं आपको बता रही थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है मिस्ड पीरियड, इरेगुलर पीरियड्स और वेरी लाइट पीरियड्स। या तो पीरियड्स जो है वो मिस हो सकते हैं, या वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, या इरेगुलर हो सकते हैं, या बहुत ही ये है कि लाइट पीरियड्स हों। एक्सेस बॉडी हेयर, बॉडी पे जो है वो हेयर ज्यादा हो जाते हैं, एक्नी और ऑयली स्किन हो सकती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, एंड ओवरीज में जो है वो सिस्ट बन सकती हैं। आप मुझे कंफर्म कर दें, आवाज ठीक आ रही? यस मैम, अब आ रही है। आवाज आ रही है आपकी अब। ओके ओके। साइन एंड मैम सिम्टम्स आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, पहले मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। ओके मैम, आप स्टार्ट कर दें। कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? मैम जहाँ से आपने लास्ट स्किप किया है वहाँ पे। मैम ओके ऐसा करें, थोड़ा सा ब्रीफ पीसीओएस का स्टार्ट से दे दें ताकि जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया उनको भी क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है ओके, मैं बता देती हूँ। पीसीएस जो है वो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम और डिजीज में ये डिफरेंस है, जो सिंड्रोम होता है उसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता होता, ठीक है, डिजीज का हमें एग्जैक्ट कोज पता होता है। जो पीसीएस है इसे हम कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती है उनको ये इफेक्ट करती है। एंड्रोजन जो है बेसिकली मेल हार्मोन है, फीमेल में ही होता है लेकिन मिनिमल क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर इसका लेवल जो है फीमेल में इंक्रीज कर जाए तो उसके हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पीरियड्स मिस हो जाना, या एक्सेस हेयर बॉडी ग्रोथ, मतलब एक्सेस बॉडी हेयर हो जाना, एक्नी हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकती है, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, वेट गेन। तो ये सारे जो होते हैं पीसीओएस की वजह से होता है। यहाँ तक मैंने आप सबको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। पीसीएस को डायग्नोस करने के लिए कोई एक जो है वो स्पेशल टेस्ट नहीं है, इसमें डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट है, इसके एग्जैक्ट कॉज भी नहीं पता होता, तो इसका कोई एक आवाज टेस्ट नहीं। नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। जिन्हें नहीं आवाज आ रही वो उनकी तरफ से फिर कोई नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मेरी साइड पे तो बिल्कुल सही सिग्नल्स आ रहे हैं। यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है, आप स्टार्ट करें। उनका नेट इशू है तो इसी वजह से उन्हें ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो ठीक रही है है। ओके ओके। डायग्नोसिस में नंबर 1 पे आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की जाती है। दिस टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अल्ट्रासाउंड में होता है क्या, वो अल्ट्रासाउंड के जरिए देख लेते हैं कि सिस्ट तो नहीं बनी हुई या अंदर कोई और मसला तो नहीं है ऑब्वियस में। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इसमें इंसुलिन की ना रेजिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन बनती है लेकिन हमारी बॉडी उसको जो सही से यूज नहीं करती, तो ब्लड टेस्ट में जो होता है डिफरेंट हार्मोन्स का टेस्ट आ जाते हैं, एंड्रोजन का लेवल चेक किया जाता है, और इसके अलावा इंसुलिन की रेजिस्टेंस के लिए टाइप 2 डायबिटीज, HbA1c या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये तो नहीं हो रहा तो सीबीसी करवाएं। ये इसकी होगी डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हाउ इज पीसीओएस ट्रीटेड, कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पे डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है हम पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हैं। Treatment of PCOS depend on a number of factors. These may include your age, how severe your symptoms, and your overall health. जिसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो एज क्या है पेशेंट की, उसके सिम्टम्स किस तरह के हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसके ओवरऑल हेल्थ क्या है। इफ यू डू नॉट प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट, योर ट्रीटमेंट में इंक्लूड बर्थ कंट्रोल पिल्स, डायबिटिक मेडिकेशंस। अच्छा, अगर तो प्रेगनेंसी का नहीं होता चांस कि अगर प्रेगनेंसी नहीं मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना फीमेल ने, तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल जो है वो पिल्स भी दी जाती हैं, लेकिन इसमें जो होता है वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो फीमेल बॉडी में
पिल्स के जरिए जो है वो दिए जाते हैं, तो जब वो डोज खत्म होती है तो मेंसेस रहते हैं, लेकिन ये नेचुरली नहीं होते। ये जो है वो एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं जिनमें आर्टिफिशियल हार्मोन्स है, उसकी वजह से होते हैं। तो हमने ट्रीटमेंट वाला ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। हमने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने हैं, डाइट बतानी है, एक्सरसाइज बतानी है, होम रेमेडीज बतानी है इस चीज को क्योर करने के लिए। चेंजेस डायबिटिक मेडिकेशन दी जाती है। डायबिटिक मेडिकेशन उस कंडीशन में दी जाएंगी अगर तो डायबिटीज हो रही है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है। A change in diet and activity, a healthy diet and more physical activity can help you lose weight and reduce your symptoms. They can also help your body use insulin more. हम अपनी डाइटरी चेंजेस करेंगे, एक्टिविटी डेली की जो भी एक्टिविटी अगर उसमें फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीसीओएस, कि जिन्हें पीसीओएस है उन्हें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, यूट्राइन का कैंसर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है उनका, उन्हें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। डाइटरी गाइडलाइंस फॉर पीसीओएस, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट देनी है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है इसलिए हम उन्हें लो जीआई फूड देंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं वो फूड्स जिसका ग्लाइसेमिक स्कोर जो है वो कम होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स देंगे क्योंकि बॉडी में इंफ्लेमेशन हुई होती है। डैश डाइट देंगे हाइपरटेंशन के लिए जो होती है। हाई फाइबर डाइट देंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स देंगे, शुगरी फूड्स हैं वो इनको अवॉइड करवाएंगे। ईट अ डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट एंड अवॉइड फास्ट फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उन सबको अवॉइड करना है, उनकी वाटर इनटेक जो है वो इंक्रीज करवानी है। नेक्स्ट है फूड्स टू ईट एंड नॉट टू ईट, कौन से फूड्स हैं वो खा सकते हैं और कौन से फूड्स हैं वो नहीं खा सकते। हाई फाइबर फ्रूट्स देने हैं हमने उनको, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, एप्पल्स, प्लम्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सारे जो है वो हाई फाइबर है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, रेड बेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, हमारी जितनी भी लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, बीन्स हैं, होल ग्रेन देंगे इनको, मल्टीग्रेन ब्रेड दे सकते हैं, व्हाइट राइस नहीं देने, व्हाइट जो है फ्लोर नहीं देना इनको। ओट्स दे सकते हैं, फ्लैक्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। लो फैट डेयरी देनी है हमने इनको, ऑलिव ऑयल का यूज करवा सकते हैं, फ्रेश हर्ब्स दे सकते हैं जैसे कि टर्मेरिक है, सिनेमन है, जिंजर है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको जो है हम रेमेडीज के तौर पे यूज करवा सकते हैं। अब जो चीजें अवॉइड करवानी है, जितनी भी हमारी बेकरी आइटम्स हैं, व्हाइट फ्लोर से बनी हुई चीजें हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको अवॉइड करवाना है, शुगरी फूड्स को अवॉइड करवाना है, स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं देनी, फुल फैट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने उनको, मतलब फैट नहीं ज्यादा देना, रेड मीट की कंजप्शन नहीं करवानी, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं देनी, फ्रोजन मीट्स नहीं देने, आर्टिफिशियल स्वीटनेस वाला ऐसा कुछ भी नहीं देना। मतलब होम बेस्ड जो है उन्होंने फ्रूट लेना है, सैलेड का ज्यादा यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग फॉर हार्मोन बैलेंस। सीड साइक्लिंग जो है ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हमने स्पेसिफिक सीड्स हैं उन्हें कंज्यूम करना होता है अपने 2 फेजेस ऑफ साइकिल में। उससे क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। सीड साइक्लिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग स्पेसिफिक सीड्स ड्यूरिंग द 2 मेन फेजेस ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टोटल जो होते हैं वो 28 डेज हैं, जिसके 2 फेजेस हैं, फॉलिकुलर एंड ल्यूटल फेज। So it is a gentle and completely natural way to reduce PMS symptoms, boost fertility and can help stimulate menstruation if it is absent. अगर menstruation जो है वो बिल्कुल absent हो मेनोपॉज से पहले तो उस कंडीशन को हम एमिनोरिया कहते हैं। तो सीड साइक्लिंग जो है वो हम इन सब कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं और एट एनी स्टेज ऑफ वुमेन लाइफ और वुमेन लाइफ की किसी भी स्टेज में इंक्लूडिंग पोस्ट मेनोपॉज हम सीड साइक्लिंग जो है वो करवा सकते हैं। इस पीरियड्स के साथ साथ सीड साइक्लिंग जो है वो एक्ने के लिए भी अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। 28 डेज का टोटल साइकिल होता है जिसका फर्स्ट फेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। मींस कि जो फर्स्ट 14 डेज हैं उसे हम कहते हैं कि वो फॉलिकुलर फेज है। द फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल ब्लीड अंटिल ओव्यूलेशन, जब मेंसेस हो रहे हैं तब से लेके ओव्यूलेशन तक का जो पीरियड है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। This typically lasts around 14 days. The second phase, the luteal phase, start of ovulation and until your next menstrual bleed. Total 28 days हैं। जो फर्स्ट डे है वो जब से मेंसेस स्टार्ट हुए तब से लेके ओव्यूलेशन तक, मतलब जिस दिन 14 डे होगा वो हमारा फर्स्ट साइकिल है जिसे फॉलिकुलर कहते हैं।
उसके बाद डे 15 से लेके 28 तक नेक्स्ट ब्लीड तक जो होता है वो नेक्स्ट साइकिल जो है वो हमारा जो है ल्यूटल फेज है। ल्यूटल फेज लेंथ कैन वरी बट दिस इज आल्सो टिपिकली अराउंड 14 डेज। अब ल्यूटल फेज जो है वो कह रहे हैं कि उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है कि अगर किसी के पीरियड जो है वो थोड़े से डिले हो गए हैं, 4 to 5 डेज ऊपर नीचे हो गए हैं, तो वो क्या है कि उसका फेज जो है 14 डेज से थोड़ा सा आगे जा सकता है। When your hormone level are balanced, estrogen rise during the first half year cycle, जब हमारे हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हमारे फर्स्ट साइकिल में जो कि फॉलिकुलर फेज है उसमें इंक्रीज कर जाता है और उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और जो ड्यूरिंग सेकंड फेज में होता है उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल स्लोली जो है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। तो अगर तो इन दोनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस आ जाए तो उसकी वजह से पीसीओएस होता है। इसको बैलेंस करवाने के लिए हम सीड साइक्लिंग करवाते हैं। सीड साइक्लिंग में डे 1 टू लेके डे 14 जो कि हमारा मेंस्ट्रुएशन टू ओव्यूलेशन वाला पीरियड है, फॉलिकुलर फेज है, उसमें 2 सीड्स जो हैं वो कंज्यूम करने होते हैं। नंबर 1 पे आता है फ्लैक्स सीड्स और दूसरा है पंपकिन सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कहते हैं अलसी के बीज को और पंपकिन सीड कहते हैं कद्दू के बीज। इन दोनों बीज को जो है 1 से 2 चम्मच जो है वो फर्स्ट 14 डेज यूज करना है। आप इन दोनों को मिक्स करके किसी स्मूदी में ऐड करवा के किसी सैलेड में यूज करके भी लेस कंज्यूम कर सकते हैं, वरना पानी के साथ ही 1 चम्मच सुबह उसका और 1 चम्मच शाम को जो है पंपकिन सीड का। जो अलसी के बीज हैं वो तो छोटे से होते हैं, वो तो वैसे भी कंज्यूम किए जा सकते हैं, लेकिन जो कद्दू के बीज है उसका छिलका उतार के उन्हें ग्राइंडेड फॉर्म में फिर उसका पाउडर जो है वो कंज्यूम करना है। 1 to 2 टेबलस्पून यूज करना है। फर्स्ट 14 डेज ये दोनों खाने हैं। उसके बाद डे 15 से लेकर डे 28 तक जो नेक्स्ट फेज है जिसमें हम ल्यूटल फेज कहते हैं, ओव्यूलेशन टू मेंस्ट्रुएशन वाला, उसमें सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, इन्हें सेम सीड्स भी कहते हैं, सफेद तिल। सनफ्लावर सीड्स को भी वैसे ही कद्दू के बीज की तरह सूरजमुखी के जो बीज है उसका छिलका उतार के बाद में बीज को जो है वो पाउडर बनाकर वो कंज्यूम करना है 1 to 2 टेबलस्पून। और सफेद तिल जो है वो उसको वैसे ही कंज्यूम किया जा सकता है, सैलेड में ऐड करके भी और खाने वगैरह में ऐड करके भी। अगर आप किसी को अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं पता कि उसका फर्स्ट फेज कौन सा है या काफी देर से जो है के मेंसेस जो है वो नहीं आ रहे, उनको अपना नई साइकिल पता कि उसका फॉलिकुलर फेज कौन सा है या ल्यूटल फेज कौन सा है, तो देन वो अकॉर्डिंग टू मून के जिस दिन चांद निकला है उसकी फर्स्ट डेट से लेकर 14 तक उनका जो है वो फॉलिकुलर फेज होगा। डे 15 से लेकर डे 28 तक जो है उनका ल्यूटल फेज होगा। जिस तरह मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के 28 डेज होते हैं, इसी तरह जो चांद के हैं मून के वो भी 28 डेज हैं। तो किसी को अगर अपना साइकिल कंफर्म नहीं है तो वो अकॉर्डिंग टू मून फेजेस जो है वो सीड साइक्लिंग कर सकता है कि न्यू मून टू फुल मून जो है फर्स्ट 14 और देन फुल मून टू न्यू मून जो है वो नेक्स्ट जो है वो सीड्स हैं 15 to 28 डेज वाले। डे 1 से मून के पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं 14 तक और डे 15 to 28 सनफ्लावर सीड्स हैं और सेसमी सीड्स हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट है वेज टू यूज योर सीड साइक्लिंग। के सीड साइक्लिंग वाले सीड्स को हम डिफरेंट तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। हम इन्हें स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, हम इन्हें योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, ओट मिल में ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स की पुडिंग्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें टोस्ट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, टोस्ट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, सैलेड बाउल में ऐड कर सकते हैं, सूप में ऐड कर सकते हैं। हम होममेड इसका बटर बना सकते हैं सीड्स का, ग्रेनोला बार्स बना सकते हैं पंपकिन सीड्स की और सेसमी सीड्स की, और इन्हें जो अगर कोई सालन वगैरह है तो उसमें भी ऐड करके ले सकते हैं। ये था आपका आज का। अब जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ रहे हैं। मैम हाँ जी। चिया सीड और तुक मलंग में क्या फर्क है? दोनों सेम है या डिफरेंट होते हैं? इनकी जो बिल्कुल जो चिया सीड्स और जो तुकमलंगा है ना, बेजल सीड्स हैं, इनकी सिर्फ थोड़ा सा साइज में इशू है, बाकी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपोनेंट सारे सेम। एक थोड़े से छोटे हैं, एक थोड़े से बड़े हैं, बाकी सारा कुछ सेम। नेक्स्ट किसी का मेरा ये क्वेश्चन था कि जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं पीसीओएस, जो फेब्राइड्स की कंडीशन होती है
वो क्या इसकी फर्दर स्टेज होती है या वो साथ ही होते हैं, इनका क्या? रिपीट करिएगा, जरा रिपीट करिएगा, क्या पूछ रही हैं? मैम, जिन लेडीज को फेब्राइड हो जाते हैं, रसोलियां हो जाती हैं, क्या वो भी ये पीसीओएस की वजह से आगे चल के होती हैं? पहले पीसीओएस होता है या फेब्राइड की वजह से मतलब ये क्या इसका लिंक होता है? नहीं नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि किसी को बहुत पुराना पीसीओएस है तो उसने ट्रीट नहीं किया तो अब जाकर उसको जो है वो सिस्ट बन गई है। समटाइम ये होता है कि हार्मोन्स बैलेंस भी होते हैं लेकिन सिस्ट बन जाती हैं। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है और सिस्ट बन गई है, अगर तो वो बहुत माइनर सी हैं, ठीक है, वाटर सिस्ट है, देन तो वो मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, वेट लॉस से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा जो है वो हैवी सिस्ट है या ब्लडी सिस्ट है तो देन उसकी जो होती है वो सर्जरी करवाई जाती है। मैम, ये हैवी सिस्ट मतलब कितने सेंटीमीटर तक होगी तो उसको काउंट किया जाएगा? ये हैवी ये तकरीबन अगर तो एमएम में है तो ये मेडिसिन से हो सकती हैं। अगर सेंटीमीटर्स में चली गई हैं 3 to 4 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है तो देन वो फिर हैवी सिस्ट है। ठीक है मैम, जिनके हेयर थिन हो जाते हैं इस बीमारी से, क्या ये सीड साइकिलिंग करने से मतलब हेयर पे भी कोई फर्क पड़ेगा, मतलब ठीक होना शुरू हो हाँ जाएंगे? जी जी जी, अगर तो वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से है ना, तो जैसे ही आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। अगर जेनेटिकली है तो देन तो नहीं, अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से उस डेफिशिएंसी को पूरा किया उतरे जाएगा। हैं, मतलब पीसीओएस की वजह से हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है ना कई हाँ, लोगों तो की, देन आप जड़ उसके लिए से सीड निकलना साइक्लिंग शुरू हो करेंगे जाती है। ना, सीड साइक्लिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो सीड्स है ना इनमें लाइगेंस, विटामिन ए, जिंक, ये सारा कुछ प्रेजेंट है, तो ये सब हमारे बालों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। मैम, ये जो आपने सीड साइकिलिंग के बारे में बताया कि ये मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, आपने ये नहीं बताया कि वो पर डे यूज करना है या किस तरह यूज नहीं करना नहीं, है? डेली यूज करना है। मैंने बताया है कि डे 1 से लेकर डे 14 तक जो फर्स्ट 2 सीड्स हैं, एक मॉर्निंग में ले लें, एक इवनिंग में ले लें, फिर डे 15 से लेकर 28 तक नेक्स्ट 2 सीड्स, इनको डेली यूज तो करना मैम है। और दूसरा ये यूज किस तरह करना है, लाइक पानी साइकिलिंग के जो है साथ वो या कम से कम 3 महीने तक यूज करवानी चाहिए, मतलब 3 मंथ्स बाद जाके वो हार्मोन जो है बैलेंस हो गए। ये नहीं है कि 1 मंथ करवा के तो उसको स्किप करवा दिया जाए। नहीं मैम, दूसरा और देने किस तरह के, लाइक और पानी के साथ, सिर्फ पानी के साथ भी ले सकते हैं आप, इनको स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं, आप इन्हें सैलेड में भी ऐड करके ले सकते हैं। बेस्ट यही है कि डायरेक्ट उनको जो है वो पानी के साथ ही कंज्यूम कर लें। जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं और जो है पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, इनका छिलका उतार के ये थोड़ा बीज भरा होता है तो इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसका पाउडर बना लें, उस पाउडर को कंज्यूम कर लें। और जो सफेद तिल है, अलसी के बीज है, वो तो वैसे भी कंज्यूम किए जा सकते हैं। अगर वैसे नहीं कोई करना चाहता तो वो भी पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। मैम ये मतलब रिसर्च इस पे हुई है कि ये मतलब हाँ जी अप्रूव्ड जी जी, ट्रीटमेंट? हाँ जी। क्लास टीम ये का जो क्वेश्चंस हैं काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चंस मैम से पूछ लें, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। और दूसरा ये है कि आप लोग अपनी अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लें, फिर बाद में आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले। हेलो, मुझे मेरा ये सवाल था कि अगर किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो उसको फिर हम उसको भी सिर्फ 3 महीने का सीड साइक्लिंग करवाएंगे या उसके लिए फिर और लॉन्गर टाइम हाँ को जी, मैनेज जो करना पड़ेगा? सीड साइक्लिंग है ना वो आपने कम से कम 3 मंथ्स ही करवानी है। मैम, मेरा क्वेश्चन है। ज्यादा नहीं। अच्छा, और एक चीज और, सीड साइक्लिंग उन लोगों को नहीं करवानी जिन्हें सीड से एलर्जी होती है, उनको सीड साइक्लिंग नहीं करवा सकते और ना ही इसको एक्सेस क्वांटिटी में देना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, डेयरी प्रोडक्ट का बता दीजिए। किसका बता रहे हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट और इस तरीके की चीजें हम पीसीओएस में। ये सारी मिथ बनी हुई है गूगल पे कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, ये नहीं कंज्यूम करना, वो नहीं कंज्यूम करना। डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं लेकिन स्किम मिल्क लेना है। और ये योगर्ट ले सकते हैं। ओके मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, मैम, बर्थ कंट्रोल की क्या होती है और क्यों यूज की जाती है? क्या कह रहे हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होती है और क्यों यूज की जाती है ये?
बर्थ कंट्रोल उन फीमेल के लिए होती है जिन्होंने कंसीव नहीं करना होता, कि वो प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए यूज की जाती है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे डाइट हम कर रहे हैं तो 3 मंथ्स के लिए हम डाइट करते हैं, देन हम वैसे ही नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हैं या फिर हमें इस तरीके से ही लेके चलना है डाइट को? देखिए एकदम अगर आप डाइट स्टार्ट करके एकदम डाइट को स्किप कर देंगे ना तो उसके आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो डाइट को कभी भी एकदम जो है वो आपने खत्म नहीं करना होता, आपने स्लोली स्लोली जो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आके देन पोर्शन कंट्रोल पे आ जाना होता है। ओके मैम। ओके, ओके क्लियर है सबको? अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. I think all the question has been done. Okay. Now, ma'am, I am very thankful to you and all the participants for giving us your time. And ma'am, especially thanks to you कि आपने इतना टाइम निकाला और हमें इतना अपना प्रीशियस नॉलेज जो है वो हमें दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम। सबने बहुत ज्यादा लर्न किया होगा और इंशाल्लाह हम सब ट्राई करेंगे कि हम इसे खुद पे भी इम्प्लीमेंट करें अपनी डेली लाइफ में और दूसरी कम्युनिटी को भी बेटरमेंट दें इस सब से इंशाल्लाह। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।